नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज ऑफ द नोज एंड PNS। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस से सबसे पहले क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस क्या होता है? ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है हमारी नोज़ की भी और पैरानेजल साइनसेस की, जो कि मोर देन 12 वीक ऑफ ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर लास्ट करे तो हम उसको क्रॉनिक कहेंगे। अब इसमें जो फीचर्स होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के वेरियस साइनसेस के, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द अक्यूट फॉर्म, लेकिन इसमें लेसर डिग्री के होंगे। अक्यूट एक्सेबरेशन कॉमन होती हैं और इन बिटवीन द इंटरवल सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पैथोलॉजी देखिए, मोस्ट जो केसेस होते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के, वो जब अक्यूट इन्फेक्शन का फेलियर हो जाए या टू रिजॉल्व उस वजह से होंगे। तो ये सिंगल या रिपीटेड अटैक ऑफ अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस के बाद भी हो सकता है क्रॉनिक वाला। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है वो डिस्ट्रक्शन करवा देगा और हीलिंग जो है दोनों इसमें सिमल्टेनियसली होती है। हर जो स्टेज है हाइपरट्रॉफिक चेंज का, हाइपरट्रॉफिक स्टेज से लेके टू वन ऑफ द एट्रोफिक चेंज भी हमें मिल सकता है साइनस के म्यूकोजा में। इडीमा हो जाएगी साइनस की म्यूकोजा की, ठीक है, जो रेंज कर सकती है स्लाइट थिकनिंग से लेके ग्रॉस पॉलीपोसिस तक, इतनी ज़्यादा इडीमा हो सकती है। अब जो बेसिस है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नेजल पोलीपाई की या क्रोनिक साइनोसाइटिस को, उस हिसाब से जो है हमने क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नेजल पोलीपाई। तो नंबर 1 होता है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विदाउट पोलीपोसिस, दूसरा होता है विथ पोलीपोसिस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेलुलर इन्फिल्ट्रेट भी प्रेजेंट होगा ग्लैंडुलर एट्रोफिक हाइपरट्रॉफिक के साथ, ठीक है, ग्लैंड्स जो है इसमें हाइपरट्रॉफिक हो जाएंगे। सरफेस एपिथेलियम हमें डिस्कॉमेशन शो करेगी, रीजनरेशन, अल्सरेशन और मेटाप्लेजिया। ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर जो है मिक्स्ड होते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा, याद रखिएगा, न्यूमोकोकाई, बी प्रोटीएस और एनारोब्स। अब क्रोनिक के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? इसके जो है बिल्कुल अक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस की तरह ही सिमिलर होंगे, बस लेसर डिग्री के होंगे। नेज़ल डिस्चार्ज और पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग ज़्यादातर इसमें मोस्ट केसेस में प्रेजेंट होगी। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी वेरिंग डिग्री की होगी। हेडेक भी प्रेजेंट होगा अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्रेनेज की, या फिर अक्यूट एक्सेबरेशन ऑफ इन्फेक्शन के दौरान भी हेडेक होता है। तो इसमें क्या होगा, हैवी फीलिंग मिलेगी हेड में, या फिर डल एक होगा साइनसिस के ऊपर। हाइपोस्मिया, एनोस्मिया या कभी कभार कैकोस्मिया भी हो सकता है। हाइपोस्मिया यानी डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया यानी बिल्कुल एब्सेंट सेंस ऑफ स्मेल, कैकोस्मिया यानी कि जो स्मेल है वो परसीव ही रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द स्मेल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंसेस भी ज़्यादातर इसमें माइल्ड होंगी, जैसे मलेज हो सकता है, मेंटल एपेथी या एनोरेक्सिया। अब इन्वेस्टिगेशंस क्रॉनिक केसेस में हम कौन सी करवाएंगे? नेज़ल एंडोस्कोपी। इसमें डिटेल्ड एग्जामिनेशन नेज़ल कैविटी की, स्पेशली जो मिडल मिएटस होता है, ये हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का, नेज़ल एंडोस्कोपी। दूसरा प्लेन एक्सरे जो है पैरानेजल साइनसिस का, उसमें हमें म्यूकोजल थिकनिंग नज़र आएंगी, पॉलीपोसिस मिलेगा, ओपेसिटी मिलेगी अफेक्टेड साइनस की। सीटी स्कैन में क्या मिल सकता है? हम कंसिडर मैंडेटरी करते हैं सीटी स्कैन उन पेशेंट में जिनको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, विथ थिन कट्स प्रेफरेबली इन ऑल 3 प्लेन्स, एक्सियल, कोरोनल, सजेटल, तीनों प्लेन का हम लेंगे, और इसमें हमें क्लियरली जो है कंडीशन पैरानेजल साइनसिस की मिलेगी और नेजल कैविटी की। अगर हम फिगर देखें 25.1, तो यहाँ पे ये सीटी स्कैन दिखाया गया नोज़ का और PNS कोरोनल व्यू उस पेशेंट का जिसको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा नेज़ल सिक्रीशंस जो है कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए हम भेजेंगे। परुलेंट या म्यूकोपैरुलेंट जो नेज़ल सिक्रीशन है उसको कलेक्ट करेंगे मिडल मिएटस से नेज़ल एंडोस्कोपी के दौरान, और उसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट क्रॉनिक वाली का भी सेम है अक्यूट की तरह, यानी इसमें हमें अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देने हैं, नेज़ल डीकंजेसेंट, एंटीहिस्टामीन, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स और स्टीम इन्हेलेशन। कोई भी जो अंडरलाइंग इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसको भी हमने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। सर्जरी सिवियर केसेस में रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं मिल रहा। जो बेसिक एम होता है सर्जरी का इस तरह के केसेस में, वो है कि फ्री ड्रेनेज हो साइनसिस की, ठीक है, फ्री ड्रेनेज प्रोवाइड हो। चॉइस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर साइट के हिसाब से डिपेंड करेगा और सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ के हिसाब से। विद द एडवेंट ऑफ एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो सारे पैरानेजल साइनसेस हैं उनको हम इसकी मदद से अप्रोच करेंगे और एंडोस्कोपिकली ही ट्रीट करेंगे। कन्वेंशनल सर्जिकल अप्रोचेस जो हैं, कन्वेंशनल जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो अप्रोच करना अब मुश्किल होता है डिफरेंट पैरानेजल साइनसेस में, ठीक है, अब हम रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अब जो है हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करेंगे। अब जो है डिफरेंट सर्जरी मेंशन है यहाँ पे। सबसे पहला है सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। कन्वेंशनली जो है जो क्रोनिक केसेस थे क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। अगर नहीं करेंगे तो हम उसमें रिपीटेड एंट्रल वॉश आउट करते थे, रिपीटेड एंट्रल वॉश आउट, रिमूवल ऑफ पस करेंगे और रिटेन सिक्रेशन को फ्रॉम द मैक्सिलरी एंट्रम, तो इससे म्यूकोजा वापस रिवर्ट हो जाएगा नॉर्मल की तरफ।
कार्डवेल लक्स ऑपरेशन ये एक ज़्यादा रेडिकल सर्जरी होती है जहाँ पे मैक्सिलरी एंट्रम को हम रीच करेंगे एंटेरोलेटरल वॉल के थ्रू बाय अ सब लेबियल इंसिजन देके, ठीक है, अंडर द लिप इंसिजन देके हम करेंगे। इस ऑपरेशन में जो पस है या रिटेन सिक्रीशन उनको ड्रेन करेंगे, डिजीज म्यूकोजा को रिमूव करेंगे और ओपनिंग जो है हम इन्फीरियर मीडियटस के अंदर बना देंगे फॉर द ड्रेनेज ऑफ सिक्रीशन। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, क्रोनिक मैक्सिलरी साइनस में। और अनसीनेट जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम पहले रिमूव करेंगे यानी अनसीनेक्टोमी करेंगे। उसके बाद जो नेचुरल ओस्टियम है मैक्सिलरी साइनस की उसको विजुलाइज करेंगे, फिर उसको वाइडन करेंगे ताकि सिक्रीशंस को जो है साइनस से ड्रेन कर सकें। मैक्सिलरी साइनस को हम एग्जामिन भी कर सकते हैं थ्रू दी ओस्टियम बाय यूजिंग 30 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री टेलीस्कोप। दूसरा आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द फ्रंटल साइनोसाइटिस। कन्वेंशनली जो फ्रंटल साइनोसाइटिस ट्रेफिनेशन है साइनस की, ये हमने कहा कि हम फ्लोर के थ्रू करते थे जो कि पस को ड्रेन करने के लिए की जाती थी या रिटेन सिक्रीशंस को इन द केस ऑफ अक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। अब जो सीवियर केसेस होते हैं, जो ज़्यादा रेडिकल अप्रोच उनमें हमें चाहिए होती है बाय परफॉर्मिंग होवार्थ ऑपरेशन, ठीक है, उसमें हम होवार्थ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जहाँ पे जो फ्रंटल साइनस का फ्लोर है उसको ओपन किया जाएगा और डिजीज़ को फ्रंटल साइनस से क्लियर करेंगे। फ्रंटल साइनस को हम ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो एंटीरियर वॉल होती है फ्रंटल साइनस की, इसमें फ्लोर था, इसमें एंटीरियर वॉल उसकी जो है ओपन करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग इट एज एन ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप, ठीक है, एक फ्लैप की तरह उसको रिफ्लेक्ट करके ओपन करेंगे। अब सारे इस तरह के रेडिकल ऑपरेशंस जो है फ्रंटल साइनस के अब रेयरली यूज़ किए जाते हैं और अब जो है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी प्रेफर की जाती है, प्रेफर्ड चॉइस। फ्रंटल साइनस को हम अप्रोच करेंगे एंडोस्कोपिकली मिडल मीएटिस के थ्रू और फिर डिजीज़ को क्लियर करेंगे फ्रॉम द साइनस एंड फ्रंटो नेजल डक्ट। तो आफ्टर परफॉर्मिंग द अनसीनेक्टोमी, उसको अनसीनेट प्रोसेस को रिमूव करने के बाद जो फ्रंटल रिसेस है वहाँ तक अप्रोच लेंगे और फिर जो ऑस्टियम होती है फ्रंटल साइनस की वो हमें नज़र आ जाएगी। सारी जो डिजीज़ है इस एरिया से वो हम एंडोस्कोपिकली ही क्लियर कर देंगे। फिर जो सारी डिजीज़ है वो हम एंडोस्कोपिकली क्लियर कर देंगे। उसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट एथमोइडल साइनोसाइटिस का। एथमोइडल साइनोसाइटिस के केस में एथमोइडेक्टोमी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम डिजीज़ को जो है एथमोइडल एयर सेल्स में से क्लियर करें। पहले 3 अप्रोचेस हम एथमोइडेक्टोमी की करते थे, इंट्रानेजल एथमोइडेक्टोमी, ट्रांस एंट्रल और एक्सटर्नल। तो डिजीज़ की जो क्लियरेंस होती है वो हम एथमोइड साइनसिस से करेंगे, इसको हम एथमोइडेक्टोमी कह रहे हैं। और ये अब जो है पॉसिबल है थ्रू द एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जहाँ पे सारे हम एथमोइडल एयर सेल्स को एंडोस्कोपिकली अप्रोच करेंगे थ्रू द नोज़। लास्ट होता है स्फीनोइडल साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट। इसमें भी हम स्फीनोइडेक्टोमी ही करते हैं टू क्लियर द डिजीज़ फ्रॉम द स्फीनोइड साइनस। स्फीनोइड साइनस को कैसे रीच करेंगे? एंटीरियर वॉल के थ्रू बाय द ट्रांससेप्टल या एक्सटर्नल एथमोइडेक्टोमी अप्रोच के थ्रू। ये इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो अब जो है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आ गई है, तो इसमें भी स्फीनोइड साइनस को हम अप्रोच करेंगे और डिजीज़ क्लियर करेंगे एंडोस्कोपिकली थ्रू दी नोज नेजल रूट। फिर है सर्जिकल ट्रीटमेंट हाइपरट्रॉफीड इंफीरियर टर्बिनेट का। अगर उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है तो ये इंफीरियर टर्बिनेट की हम रिडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस टेक्निक्स से, यानी हम रीसेक्ट करेंगे, डिस्प्लेस और उसका जो वॉल्यूम है टर्बिनेट का उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो उसमें भी वेरियस टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स है लाइक इलेक्ट्रिक कॉटरी। मल्टीपल लीनियर सरफेस बर्न्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे हम पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट बाय मोनोपोलर या बायपोलर डायथर्मी की मदद से या थर्मल इलेक्ट्रिक कॉटरी की मदद से। दूसरा हम इसमें सब म्यूकस डायथर्मी भी कर सकते हैं, SMD। इसमें हम मल्टीपल लीनियर सब म्यूकोजल बर्न्स देते हैं बाय मोनोपोलर डायथर्मी। इस फिगर में देखिए मेथड है सब म्यूकोजल डायथर्मी का इंफीरियर टर्बिनेट की जा रही है। नंबर 3 होता है लेज़र। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द हाइपरट्रोफिड इंफीरियर टर्बिनेट थ्रू द इंडक्शन ऑफ स्कारिंग, ठीक है, स्कारिंग हम इंड्यूस करवा रहे हैं और जो एक्चुअल टिश्यू है उसको फिर रिमूव कर देंगे। इसके अलावा क्रायो सर्जरी, जिसमें हमें पता है हम फ्रीजिंग टेम्परेचर देते हैं तकरीबन 85 डिग्री सेल्सियस जो है, ये क्रायो प्रोब की मदद से ऑन द सर्फेस ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट हम देंगे। सब म्यूकोजल रिसेक्शन भी कर सकते हैं हम माइक्रो डीब्राइडर से। तो इससे जो स्ट्रोमल टिश्यू होता है ना इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द टर्बिनेट, उसको हमने रिमूव करना है, जबकि जो उसका ओवरलाइंग म्यूकोजा है वो कम्प्लीटली इसमें प्रिजर्व रहेगा। स्ट्रोमल टिश्यू रिमूव करें। सब म्यूकस रिसेक्शन भी करते हैं हम टर्बिनेट बोन की, तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कॉन्कल बोन की हाइपरट्रॉफी वाले केसेस में। टर्बिनेक्टोमी भी कर सकते हैं, यानी पार्शियल या कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ही कर दें इंफीरियर टर्बिनेट का, तो ये जो सीवियर या रिकरेंट केसेस होते हैं उनमें किया जाता है। इसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है इस प्रोसीजर की वो है कि सीवियर हेमरेज हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव क्रस्टिंग हो सकती है या एट्रोफिक राइनाइटिस। लास्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्बिनेट प्रोडक्शन। तो ये हम करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट यूज़ करते हैं सब म्यूकोजल टिश्यू डिस्ट्रक्शन इंड्यूस करवाने के लिए, और उसमें फिर स्कारिंग की जाएगी, तो इससे जो है टर्बिनेट का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा।
दैट्स इट। यहाँ पे ये सारे इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस के बाद अगला टॉपिक है इस चैप्टर का प्रूफ पंचर या एंट्रल वॉश आउट। ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो हम इरिगेशन या वॉश आउट करते हैं मैक्सिलरी एंट्रम का इसके साथ। तो मैक्सिलरी जो साइनस है उसको पंचर किया जाता है उसकी मीडियल वॉल से इन द इन्फीरियर मिएटस, ठीक है, और फिर उस साइनस को हम ड्रेन करेंगे। एडल्ट्स में एंट्रल वॉश आउट जो है मोस्टली हम लोकल एनेस्थीसिया दे के करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो है वो बच्चों में या जो नर्वस पेशेंट है उनके लिए हम करेंगे। 4% ज़ाइलोकेन पैक जो है 4% xylocaine pack with the adrenaline is applied in the inferior meatus for 15 to 20 minutes. सिटिंग पोजीशन ज़्यादा प्रेफर की जाती है एडल्ट्स में जब ये हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करेंगे, जबकि पेशेंट्स जो है वो सुपाइन लाई कर सकते हैं विद द हेड एंड रेज्ड व्हेन द जनरल एनेस्थीसिया इज़ यूज, ठीक है। हेड एंड जो इसका रेज होगा जनरल एनेस्थीसिया में, लेकिन वैसे लोकल एनेस्थीसिया में सिटिंग पोजीशन में ही किया जा सकता है। इसमें इन्फीरियर मिएटस और इन्फीरियर टर्बिनेट जो है उसको हम विजुलाइज करेंगे हेडलाइट की मदद से और नेज़ल स्पेक्यूलम से। लिशविट्स स्ट्रोकर और कैनुला जो है हम यूज़ करते हैं फॉर पंचरिंग द मैक्सिलरी एंट्रम, ठीक है, उसको पंचर करेंगे। जो मीडियल वॉल होती है मैक्सिलरी एंट्रम की उसको हम इन्फीरियर मिएटस के अंदर पंचर करेंगे एट अ पॉइंट 1.5 से 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर एंड ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, उसके भी एंटीरियर एंड के बिहाइंड 1.5 या 2 सेंटीमीटर बिहाइंड। ट्रोकार और कैनुला जो है वो हम डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड द इप्सिलेटरल ट्रैगस या फिर आउटर कैंथस ऑफ द आई। जैसे फिर हमने ट्रोकार को जो है पियर्स करने के बाद जो ट्रोकार है वो रिमूव कर लेंगे और कैनुला को आगे और ज़्यादा एडवांस करेंगे। साइनस को फिर हम इरिगेट करेंगे नॉर्मल सैलिन की मदद से एट द बॉडी टेम्परेचर विथ 20 ml सिरिंज या फिर हैगिसंस सिरिंज, ठीक है। इस फिगर में देखें यहाँ पे एंट्रल वॉश आउट दिखाया गया है जिसमें हमें साइट ऑफ पंचर नज़र आ रही है और फ्लो ऑफ द सैलिन। ये मैक्सिलरी एंट्रम है, यहाँ पे इन्फीरियर मिएटस है, यहाँ पे मैक्सिलरी ऑस्टियम है, ठीक है, और जो फ्लो है इसका सैलिन का इस डायरेक्शन में हो रहा है। इरिगेशन कंटिन्यू की जाती है टिल के जो रिटर्न फ्लूइड है वो क्लियर नहीं आ जाता। इन द एंड जो कैनुला हमने इंसर्ट की है वो हम रिमूव करेंगे और फिर नोज़ को हम कुछ घंटों तक पैक रखेंगे अगर उसमें सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ किया गया है। ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो है ट्रॉमा की वजह से टू द नेजल म्यूकोजा एंड टर्बिनेट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। नंबर 3 ऑर्बिटल इंजरी। ट्रोकार और कैनुला जो है वो ऑर्बिट में भी एंटर कर सकते हैं थ्रू द रूफ ऑफ द साइनस की रूफ से, और अगर ये एंटर हो गए ग्रेट फोर्स के साथ तो समटाइम्स जो रूफ होती है साइनस की वो डेहिसेंट भी हो जाएगी और फ्लूइड जो है वो हमारी ऑर्बिट के अंदर एंटर कर सकता है जिसकी वजह से ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो सकता है। नंबर 4 है चीक इंजरी। ट्रोकार एंड कैनुला जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द चीक में एंटर कर सकते हैं तो फिर स्वेलिंग हो सकती है चीक की, डैमेज हो सकता है टेरिकोपैलेटिन फोसा को। ट्रोकर और कैनुला जो है हमारे टेरिकोपैलेटिन फोसा में एंटर कर जाएंगे पोस्टीरियर वॉल के थ्रू और जाके इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी या फिर गैंग्लियन को डैमेज कर सकते हैं। एयर एम्बोलिज्म ये भी रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन फैटल हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कार्डवेल लक्स ऑपरेशन। ये ऑपरेशन जो है मैक्सिलरी एंट्रम की ओपनिंग का होता है थ्रू द एंटेरोलेटरल वॉल, ठीक है, एंटेरोलेटरल वॉल से हम इसको ओपन करते हैं। आफ्टर क्लीनिंग द डिजीज़ फ्रॉम द साइनस एक ओपनिंग हम बना देंगे इन द मीडियल वॉल ऑफ द साइनस इनटू द इन्फीरियर मिएटस, ठीक है। साइनस की मीडियल वॉल से लेके इन्फीरियर मिएटस तक हम ये को ओपनिंग बना रहे हैं तो इसको एंट्रोस्टमी कहेंगे। ये ऑपरेशन मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है, कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ। पोजीशन जो है पेशेंट की सेम ही है जिस तरह बाकी हम नेजल सर्जरीज में कर रहे थे, दैट इज़ कि पेशेंट जो है सुपाइन रहेगा विद द हेड एंड रेज्ड। सब लेबियल हॉरिजॉन्टल इंसिजन दी जाएगी फ्यू मिलीमीटर बिलो द जिंजाइवो लेबियल सल्कस, ठीक है, सब लेबियली होगी और हॉरिजॉन्टल होगी जिंजाइवो लेबियल सल्कस के बिल्कुल नीचे। अब ये इंसिजन एक्सटेंड कहाँ से करेगी? लेटरल हमारे इंसाइजर से लेके सेकंड मोलर टूथ तक। जो म्यूकोपेरियोस्टियम फ्लैप है उसको फिर हमने रेज करना है कैनाइन फोसा से और ओपनिंग हम बना देंगे कैनाइन फोसा के अंदर बाय द यूज़ ऑफ गॉज एंड हैमर, ठीक है, या फिर ड्रिल मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इस फिगर में ये दिखाया गया है कार्डवेल लक ऑपरेशन जिसमें हमें ओपनिंग दिखाई गई है मैक्सिलरी साइनस की। फिर हमने क्या करना है, डिजीज़ को हम मैक्सिलरी एंट्रम से क्लियर करेंगे। एट द एंड एंट्रोस्टोमी जो है वो हम मीडियल वॉल की बना देंगे और एंट्रम जो है और जो नेज़ल कैविटी उसको 24 से 48 आवर्स तक पैक कर देंगे। सब लेबियल इंसिजन जो है उसको हम कैट गट की मदद से स्टिच कर देंगे, ये एक टाइप ऑफ सूचर है। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसकी। तो कार्डवेल लक सर्जरी में जो है एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, इंफ्रा ऑर्बिटल हमारी नर्व जो है डैमेज होगी तो उससे चीक का एनेस्थीसिया हो जाएगा, डेंटल नर्व्स भी डैमेज हो सकती है, इन्फीरियर टर्बिनेट डैमेज होगा या नेज़ोलैक्रिमल डक्ट डैमेज हो सकती है, या इस सर्जरी में हमारा जो ओरो एंट्रल सब लेबियल फिस्टुला बन सकता है ड्यू टू द नॉन हीलिंग ऑफ द वुंड।
ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, FESS। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या होता है कि एंडोस्कोपिक नेजल एंड साइनस सर्जरी होती है, जो कि रिजल्ट है ऑफ द डेवलपमेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो है नेचुरल साइनस की क्लियरेंस बाय द म्यूकोसीलियरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ने पॉपुलैरिटी गेन की है इन द मैनेजमेंट ऑफ साइनो नेजल डिजीज़, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही मिनिमल इन्वेजिवनेस होती है। तो बिना डैमेज किए हम नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज नहीं करते इसमें, और डिजीज़ म्यूकोजा को रिमूव कर सकते हैं, पॉलिप्स को या ग्रोथ को फ्रॉम द नोज़ एंड द साइनसेस। जो नेचुरल ओस्टियम्स होते हैं साइनसेस के, वो भी इनलाज किए जा सकते हैं ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए। और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इस सर्जरी में FESS में, उसमें हमारे पास रिजिड फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप आ जाता है विद द टेलीस्कोप लेंसेज। टेलीस्कोपिक लेंसेज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री। माइक्रो डीब्राइडर होता है और माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रिसाइज एंड लिमिटेड सर्जरी। ये फिगर देखिए, इसमें फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी टेलीस्कोप्स दिखाए गए हैं। ठीक है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 70 डिग्री का यहाँ पर मेथड दिखाया गया है, यहाँ पे परफॉर्मिंग हो रही है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की। अब फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के एडवांटेजेस होते हैं, एक तो ये मिनिमली इन्वेजिव है, दूसरा इसमें हॉस्पिटल स्टे भी बहुत ही शॉर्ट होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो हमारी इसमें डिस्टर्ब नहीं होती, और इसमें हमें एक्सेलेंट व्यू मिलता है डीप और जो कंसील्ड कैविटीज़ होती हैं उनका। ठीक है, अब जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है फॉर द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी वो एडवोकेट हुई है बाय मेसर क्लिंगर, जिसने एम्प्लॉय किया है एंटीरियर टू पोस्टीरियर अप्रोच ऑफ दी साइनसेस। ठीक है, इस टेक्निक से एंटीरियर और पोस्टीरियर अप्रोच जो है साइनसेस की वो एम्प्लॉय की जा सकती हैं। अब फंक्शनल एंडोस्कोपिक जो साइनस सर्जरी है वो हम अंडर द लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ पे भी और कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे। एक्सटेंट ऑफ सर्जरी डिपेंड करती है अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइनसेस बाय द डिजीज़। जो बेसिक फिलॉसफी है इस सर्जरी की कि हमने इसमें जो सिर्फ डिजीज़ म्यूकोजा है उसको रिमूव करना है और पीछे जो है नॉर्मल और हेल्दी म्यूकोजा को छोड़ देना है फ्रॉम द नोज एंड साइनसेस। तो आफ्टर द लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द जाइलोकेन एड्रीनलिन के साथ हम देंगे। पहला स्टेप होता है कि हमने अनसीनेट प्रोसेस को जो है इसमें रिमूव करना होता है, यानी अनसीनेक्टोमी करेंगे, और एक्सपोजर होगा हमारे पास इनफंडिब्यूलम का। नेचुरल जो ओस्टियम होती है मैक्सिलरी साइनस की, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको वाइडन करना है ताकि उसका ड्रेनेज इंप्रूव हो। एंटीरियर हमारे एथमोइडल सेल्स क्लियर करेंगे हम, इसको हम एंटीरियर एथमोइडेक्टोमी कहते हैं, बाय ओपनिंग द बुल्ला एथमोइडलिस। ठीक है, बुल्लेक्टोमी कहेंगे। फिर पोस्टीरियर एथमोइडेक्टोमी करेंगे, यानी क्लियरेंस पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स की, जो कि फिर परफॉर्म होती है बाय ओपनिंग द बेजल लेमेला। एक्सपोजर और क्लीनिंग जो है फ्रंटल साइनस ओस्टियम की, वो फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फ्रंटल साइनोस्टोमी कहेंगे। और देन ओपनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द स्फीनोइडल साइनस यूजुअली आखिर में की जाती है, स्फीनोइड साइनोसोटोमी। अब इसकी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। ये एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। अगर क्रोनिक साइनोसाइटिस है, नेज़ल पॉलिप्स हो गए हैं, स्मॉल ग्रोथ हो गई है नोज़ की या नेज़ोफेरेंक्स की, उसमें नेज़ल एडिशंस में CSF राइनोरिया हो रहा है, या फंगल साइनोसाइटिस, म्यूकोसील फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए, एपिस्टेक्सिस को कंट्रोल करने के लिए, DNS में हाइपरट्रोफिड इंफीरियर या मिडिल टर्बिनेट है, इनलार्ज एडिनॉइड्स, कॉर्नल एट्रीजिया और डेक्रोसिस्टाइटिस। तो ये सारी इसकी इंडिकेशंस हैं। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बिसाइड द एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, फॉलोइंग जो है इसमें इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की। कुछ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंट्राक्रेनियल एंड नेज़ल। ऑर्बिटल में जो है ऑर्बिटल हेमरेज हो सकता है, हेमाटोमा भी आई में फॉर्मेशन हो सकती है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस हो सकता है, ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो सकती है, इसमें जो मीडियल रेक्टस मसल है वो डैमेज हो सकता है और डिप्लोपिया होगा, पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस भी हो सकती है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। अब इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन में CSF लीक होना, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ट्रॉमा टू द ब्रेन टिश्यू, इंजरी टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड थर्ड होता है नेज़ल कॉम्प्लिकेशन, जिसमें नेज़ल एडहेजन फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। ब्लीडिंग हो सकती है हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज में से, और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पे इंजर हो सकती है। इसके अलावा एनओस्मिया या हाइपोस्मिया, यानी डिक्रीज इन द सेंस ऑफ स्मेल या एब्सेंस इन द सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, FESS की। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का फंगल साइनोसाइटिस। By far the greatest advances in the last decade, as well as the great topic of controversy in the head and neck meiosis, have evolved around fungal sinusitis. Although fungal infection of the nose and paranasal sinuses is observed uncommonly, but its incidence is increasing. ठीक है, पहले तो यानी ये इतना अनकॉमन नहीं है, लेकिन आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है।
प्रीवियसली जो इस तरह के इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में देखे गए जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, लेकिन अब ये फंगल साइनोसाइटिस जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में भी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सी डिफरेंट स्पीशीज़ फंजाई की इसमें इन्वॉल्व होती हैं पैरानेजल साइनसिस में। कॉमनली आपने याद रखना है एस्परजिलस, म्यूकर, अल्टरनेरिया, कॉर्वेलेरिया और राइजोपस। ठीक है, ये स्पीशीज़ ज़्यादा कॉमन है। अभी फंगल इन्फेक्शन नोज़ और पैरानेजल साइनसिस के जो है ब्रॉडली दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ में क्लासीफाई हुए हैं, इन्वेजिव होते हैं, दूसरे नॉन इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस। इन्वेजिव आपने याद रखना है कि फंगल साइनोसाइटिस जो है वो ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स में देखा गया जो डायबिटिक्स होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इन्वेजिवनेस होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की यही है कि इन्वेजिव है, रैपिड ऑनसेट होता है और टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवाता है। जो नॉन इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हम जैसे लोगों में होगा, जहाँ पे फंगस जो है सरफेस के ऊपर रहेगा। अब हर एक जो ये वैरायटी है ये फर्दर भी हमने सब क्लासीफाई की है एज फॉलोइंग। तो हमने जो है इसके फर्दर 5 रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स हैं इसकी, और हर एक की अलग पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस है उसमें फर्दर acute fulminant invasive fungal sinusitis, chronic invasive और non granulomatous invasive fungal sinusitis, granulomatous invasive fungal sinusitis। दूसरी जो टाइप है नॉन इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, AFS यानी एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस या फंगल बॉल या माइसिटोमा भी कह सकते हैं। अब इन सारों की डिटेल हमने इसमें कवर करनी है। सबसे पहले जो टाइप है इन्वेजिव की एक्यूट फल्मिनेंट इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस, ये 4 हफ्तों से भी कम ड्यूरेशन का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, साइनोसाइटिस का, फंगल साइनोसाइटिस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होगा। कॉमन इसमें पॉजिटिव स्पीशीज़ बस आपने याद रखनी है एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस, और इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगी अगर इसको हमने अर्ली रिकॉग्नाइज ना किया और ट्रीट किया अग्रेसिवली बाय द रेडिकल सर्जिकल डीब्राइटमेंट एंड सिस्टेमिक IV एंटी फंगल मेडिसिन लाइक एम्फोटेरिसिन B। अगर ये सब कुछ ना किया तो डेथ हो सकती है। दूसरी जो टाइप है इन्वेजिव की वो है क्रोनिक इन्वेजिव, या हम कह सकते हैं नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस। ये डायबिटीज़ मिलाइटिस वाले लोगों में, जिस तरह डायबिटीज़ हो जिनमें, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ में हमारी सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर करती है कि हमारा सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इंटैक्ट हो। तो जब इस तरह के फंजाई आके इन्वेड करेंगे हमारी म्यूकोजा ऑफ द साइनसेस को, तो अंडरलाइंग बोन को भी इन्वॉल्व करेगा कि वो बोन इरोड हो जाएगी। एस्परजिलस याद रखिएगा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि इस तरह की कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें ट्रीटमेंट होता है कि हमने रेडिकल सर्जिकल डीब्राइडमेंट करनी होती है और डेबिस जो है पूरी उसको रिमूव करना होगा फ्रॉम द साइनसेस अलॉन्ग विद द सिस्टेमिक एंटी फंगल थेरेपी भी देनी होगी। देन आता है थर्ड टाइप ग्रेनुलोमेटस इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस। ये जिनकी इंटेक्ट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है उन पेशेंट्स में मिलता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हमने सर्जिकल डीब्राइडमेंट करनी होगी और ये इफेक्टिव है अलोन। इसके अलावा प्रोग्नोसिस इसकी बेटर है बनस्बत उस नॉन ग्रेनुलोमेटस की। इन्वेजिव टाइप हो गए। अब नॉन इन्वेजिव की पहली टाइप है फंगल बाल या माइसिटोमा। ये जो है टाइटली पैक्ड हाइफी ऑफ फंगस का बना होता है, मोस्टली एस्परजिलस का होता है। ज़्यादातर हमारे मैक्सिलरी और स्फीनोइड साइनस आपने याद रखना है, इनको अफेक्ट करता है। पेशेंट टिपिकली जो है इम्यूनो कॉम्पिटेंट ही होते हैं और नॉन एटोपिक होते हैं। सर्जिकल रिमूवल करना होगा डेब्रिस का, वो इनफ है, बिना किसी सिस्टेमिक यूज़ ऑफ एंटी फंगल्स के, इसमें ज़रूरी नहीं है। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस दूसरी टाइप है नॉन इन्वेजिव की। तो ये पास्ट 3 डिकेड से जो है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस यानी AFS जो है ये इंक्रीजिंगली डिफाइन हुआ है। ये बिलीव हुआ है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है एरोसोलाइज्ड इन्वायरमेंटल फंजाई के। ठीक है, अगर एरोसोलाइज्ड इन्वायरमेंट में कोई फंजाई है तो उसके अगेंस्ट हमारा एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ये साइनोसाइटिस होगी इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। ठीक है, इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक अगर मिलती है, मतलब टाइप 1 IgE मेडिएटेड अगर हाइपर सेंसिटिविटी है टू द फंजाई, दूसरा साथ में नेजल पोलिपोसिस है, कैरेक्टरिस्टिक हमें रेडियोग्राफिक फाइंडिंग भी मिल रही हैं, और यूजिनोफिलिक म्यूसिन या फिर एलर्जिक म्यूसिन मिले जिसमें फंगल इन्वेजन साइनस टिश्यू के अंदर ना हो, तो ये मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस का। ठीक है, यूजिनोफिलिक म्यूसिन मिले या एलर्जिक म्यूसिन और साइनस टिश्यू के अंदर इन्वेजन ना हो फंगस की। और नंबर 5 है अगर हमें पॉजिटिव फंगल स्टेन मिले कल्चर पे ऑफ द साइनस कंटेंट, जब हम उसको सर्जरी के टाइम पे रिमूव करते हैं तो कल्चर हमें पॉजिटिव मिले। तो ये सारे जो 5 हैं ये इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस के। तो पॉजिटिव जो फंजा है याद रखिएगा एस्परजिलस होता है, बाइपोलरिस एंड कल्वेरिया। तो ये कंडीशन ज़्यादातर नेज़ल पोलीपाई के साथ एसोसिएटेड होती है और साथ में पेशेंट को एस्थमा भी होता है। इसमें कोई भी साइनस म्यूकोजा की इन्वेजन नहीं हो रही जिस तरह हमने डायग्नोसिस में देखा।
फंगस इसको इन्वेड नहीं कर रहा। इसमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि हम पोलीपेक्टोमी करेंगे और एरेशन करेंगे साइनसेस की, या तो कन्वेंशनल सर्जरी के थ्रू या एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के थ्रू। सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स इसमें हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान। अगला टॉपिक है एट्रोफिक राइनाइटिस। ये क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, जिसमें हमारे नेज़ल म्यूकोजा की एट्रोफी भी हो जाएगी और थिनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पेरी आर्टीरियल फाइब्रोसिस की वजह से होता है और एंड आर्ट्राइटिस जब हमारे टर्मिनल आर्टीरियोल्स की हो जाए। अब इसमें दो क्लिनिकल टाइप्स होती हैं एट्रोफिक राइनाइटिस की, प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस, सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस। प्राइमरी आपने याद रखना है, इसमें एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, सेवरल फैक्टर्स लेकिन डिस्क्राइब हुए हैं। तो ये जो है एडवांस स्टेज होता है क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस का ही, ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग इंटरवल वो मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस में। बहुत से ऑर्गेनिज्म इसमें आइसोलेट हुए हैं पेशेंट से जिनको एट्रोफिक राइनाइटिस है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है प्रिज्यूम हुए हैं टू बी द कॉजेटिव एजेंट। इसमें क्लेप्सिलिया ओजेनिया आ जाता है, डिप्थेरॉइड और पी वल्गैरिस। ऑटोइम्यून प्रोसेस भी इसका कॉज हो सकता है। अब इसमें जो है हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम की डीजेनरेशन हो जाती है और सीरोम्यूसिनस ग्लैंड जो है हमारे नेजल कैविटी के, उनकी भी डीजेनरेशन हो जाएगी। तो ये आगे जाके लीड करेगा टू द फॉर्मेशन ऑफ थिक अडहेरेंट क्रस्ट इन द नोज़, ठीक है। अडहेरेंट किस्म के क्रस्ट नोज़ पे बन जाएंगी। जो बोन्स होती हैं हमारे टर्बिनेट की वो भी रिजॉल्व कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो नेज़ल कैविटी है वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाएगी, ठीक है। ये प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस में हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे? ये कंडीशन दोनों साइड्स ऑफ द नेज़ल कैविटी को इन्वॉल्व करती है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, प्यूबर्टी के अराउंड। फाउल स्मेल याद रखिएगा हमें नेज़ल कैविटी से मिलेगी पेशेंट में। पेशेंट हर सेल्फ जो है वो अनअवेयर होगी कि उसको स्मेल आ रही है, ठीक है, लेकिन उसको एनोस में हो जाएगा, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द स्मेल। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादातर प्रेजेंट होगी जब नेज़ल कैविटीज़ वाइड हो जाएंगी। हमने देखा कि बोन रिजॉर्प्शन हो रही है तो नेज़ल कैविटीज़ वाइडन हो रही है, इसके बावजूद इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सेपरेशन जो है क्रस्ट की अगर हम करेंगे तो उससे एपिस्टेक्सिस यानी ब्लीडिंग हो सकती है, और जब एग्जामिनेशन करेंगे हम नेज़ल कैविटी की तो हमें फुल ऑफ क्रस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा सारी उसमें क्रस्ट मिलेंगे। तो ये इस तरह के एट्रोफिक चेंजेस जो हैं वो टर्बिनेट्स के ऊपर भी मौजूद होंगे और नेज़ल म्यूकोजा में भी। एट्रोफी हुई है तभी ये क्रस्ट बने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट है इसका कि हमने क्रस्ट को जो है रिमूव करना होता है। बेस्ट ये अचीव होता है नेज़ल एल्कलाइन डॉशेस की मदद से। तो इससे जो क्रस्ट है वो लूजन हो जाएंगी और हम थिक टेनेशियस नेज़ल सिक्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं। 25% ग्लूकोज याद रखिएगा इन द ग्लिसरीन ड्रॉप इज इंस्टिल्ड इनटू द नोज टू प्रिवेंट द न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन एंड इट ऑल्सो एनेबल द सेप्रोफाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्रोफाइटिक इन्फेक्शन भी इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। लोकल या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सेवरल मेजर भी यूज़ किए जाते हैं टू अटेम्प्ट टू इंक्रीज द ग्रैन्युलर एक्टिविटी एंड द ब्लड सप्लाई। इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं बाय माउथ, या हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं जैसे एस्ट्राडायोल, स्टिलवेस्ट्रोल लोकली या सिस्टेमिकली, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, या फिर सिस्टेमिक यूज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगेंस्ट द क्लेप्सिलिया ऑर्गेनिज्म। ट्रीटमेंट में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो हम इंडिकेट करते हैं उन केसेस के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेस हैं, जैसे यंग्स ऑपरेशन जो है दोनों नॉस्ट्रल्स के हम इस यंग ऑपरेशन में दोनों नॉस्ट्रल क्लोज कर देते हैं 6 महीनों तक, जिससे फिर जो है हमारे म्यूकोजल चेंज वापस की तरफ रिवर्ट हो जाएंगे। जो वाइड नेज़ल कैविटीज़ हैं उनको हम नैरो कर सकते हैं टेफ्लॉन पेस्ट का इंजेक्शन देके सब म्यूकोजली, तो वो नैरो हो जाएगा। और नेज़ल म्यूकोजा की मॉइस्टनिंग भी कर सकते हैं बाय डाइवर्टिंग पैरोटिड या फिर स्टेंसन जो डक्ट होती है उसको एंट्रम के अंदर डाइवर्ट कर देंगे, तो वो म्यूकोजा को मॉइस्टन करेगी। दूसरी जो हमने कहा टाइप है एट्रोफिक राइनाइटिस की, वो है सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस। इसमें हमारा नेज़ल म्यूकोजा डिस्ट्रॉय हो रहा है और एट्रोफिक चेंजेस नेज़ल कैविटी में हो रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी टू सम डिजीज़ या सर्जरी इन द नोज़, जैसे साइफिलिस की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो रहा है नेज़ल म्यूकोजा और एट्रोफिक चेंजेस आ रहे हैं, या लेप्रोसी की वजह से, लूपस, बहुत ज़्यादा अगर सर्जिकल रिमूवल हो गया इन्फीरियर टर्बिनेट का, डीएनएस की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग साइनोसाइटिस और रेडियोथेरेपी नोज़ की। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट है वो सेम ही है जो हमने अभी पूरी प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक है राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। तो ये सबसेट है ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस का, जो कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें नेज़ल कंजेशन होगी पेशेंट को, ठीक है। ड्रग्स की वजह से राइनाइटिस हो रहा है। नेज़ल कंजेशन जो कि ट्रिगर होगी जब ओवर यूज़ कर लेगा पेशेंट टॉपिकल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टिव मेडिकेशंस का, जैसे इंट्रानेज़ल अगर वो डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहा है और रिक्रिएशनल यूज़ कर रहा है इंट्रानेज़ल कोकेन की, तो उससे बहुत ज़्यादा टॉपिकल जो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर यूज़ करने की वजह से नेज़ल डीकंजेशन हो जाएगी
नेज़ल कंजेशन हो जाएगी, ठीक है, और राइनाइटिस होगा। तो अगर इंट्रानेज़ल डीकंजेशन जो है वो पेशेंट यूज़ करना छोड़ देता है, सेसेशन हो जाती है, तो उसके बाद रीबाउंड कंजेशन हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड होती है और आगे जाके और ज़्यादा यूज़ करवाएगी डीकंजेशन, ठीक है। रीबाउंड जिसको डीकंजेशन कहते हैं हम, रीबाउंड कंजेशन हो रही है जिसकी वजह से वो बार बार डीकंजेसेंट्स ड्रग्स यूज़ करेगा। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो नोज तक ही कन्फाइंड होते हैं और इसमें क्या होगा, पेशेंट को क्रोनिक नेज़ल कंजेशन होगी जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। सिम्टम इसका नेज़ल कंजेशन वाला सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो कि चेंज नहीं करेगा विद द सीज़न और एनवायरनमेंट। एग्जामिनेशन पे हमें टिपिकली नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बीफी रेड नज़र आएंगी, इन्फ्लेम्ड हुई भी होगी, पंक्टेड ब्लीडिंग भी शो कर रही होंगी और स्कैंट म्यूकस होगा। तो इसमें हमें एरियाज मिल सकते हैं इंक्रीज्ड टिश्यू फ्राइबिलिटी के और प्रोफ्यूज स्ट्रिंगी म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा। डायग्नोसिस इसकी हमने बहुत ही केयरफुली करनी होती है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो नीडेड होती हैं ताकि हम एक्सक्लूड करें बाकी जो कॉजेज़ हैं क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के या नेज़ल पोलिपोसिस के एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है उसमें हमें टॉपिकल डीकंजेसेंट का जो यूज़ है उसको मस्ट डिस्करेज करना होगा और डिसकंटिन्यू करना होगा, लेकिन ग्रेजुअली, लेकिन एज सून एज पॉसिबल। अब इस वीनिंग पीरियड के दौरान जो है टॉपिकल डीकंजेशन के वीनिंग पीरियड्स के दौरान जो हम इसको डिस्करेज करवा रहे हैं, डिसकंटिन्यू, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो हम टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइनाइटिस सिका। राइनाइटिस सिका क्या होता है, ये कंडीशन एंटीरियर थर्ड जो है हमारा नेज़ल कैविटी का उसको सिर्फ अफेक्ट करती है और ये उन पीपल में होती है जो कि हॉट, ड्राई और डस्टी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेरी ग्लैंडुलर फाइब्रोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरी ग्लैंडुलर फाइब्रोसिस और मेटाप्लेजिया हो जाएगा हमारे क्रोनिक द सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, उसका मेटाप्लेजिया और पेरी ग्लैंडुलर फाइब्रोसिस हो रही है। तो उसके नतीजे में विसिड किस्म का स्टैग्नेंट म्यूकस ब्लैंकेट जो है वो क्रस्ट फॉर्म कर देगा। अब इस तरह की क्रस्ट जो है याद रखिएगा फाउल स्मेलिंग नहीं होंगी जिस तरह एट्रोफिक राइनाइटिस में थी। अब इस राइनाइटिस सिका को हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम ऑक्यूपेशनल सराउंडिंग की करेक्शन करेंगे और लुब्रिकेंट्स लगाने के लिए पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है राइनाइटिस कैजियोसा। ये वाली कंडीशन ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है। इस कंडीशन में क्या होता है, कैजियोसा है यानी चीज़ी मटेरियल हमारे एंटर कर जाएगा नोज़ के अंदर मैक्सिलरी एंट्रम में से। तो ये प्रोबेबली जब फेलियर हो जाता है साइनोसाइटिस की रेजोल्यूशन का, वो अगर फेल हो जाएगी टू रिजॉल्व, तो इस तरह की सिक्रीशन इंस्पिसेट करेंगी और फाउल चीज़ी डेब्रिस जो है वो एक्सक्लूड कर जाएगी हमारे नोज़ के अंदर। तो इस कंडीशन को हमने कैसे ट्रीट करना है, हमने डेब्रिस को रिमूव करना है और ग्रेन्युलेशन टिश्यू को भी। अगला टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी जो ट्यूबरकुलोसिस है नोज़ की वो बहुत ही रेयर है। नेज़ल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में या फिर फिंगर नेल इनोकुलेशन की वजह से ट्यूबरकुलस पेशेंट के अंदर, ठीक है, जब उसने फिंगर नेल इनोकुलेशन की उसको पहले ही टीबी थी। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है हमारी नेज़ल कैविटी का, स्पेशली जो एंटीरियर एंड्स होते हैं इन्फीरियर टर्मिनेट्स के और एंटीरो इन्फीरियर पार्ट हमारे नेज़ल सेप्टम का, तो ये ज़्यादातर इसमें ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अल्सरेशन हो सकती है और फाइनली परफोरेशन हो जाएगी नेज़ल सेप्टम की। अलॉन्ग विद द अदर टेस्ट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस हमने बायोप्सी भी करनी होगी लेजन की, ये भी इसमें डायग्नोस्टिक है और इस कंडीशन को हम एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी से ही ट्रीट करेंगे जिस तरह टीबी के केसेस को हम करते हैं। देन टॉपिक है साइफिलिस। साइफिलिस में जो नेज़ल इन्वॉल्वमेंट है दोनों हो सकती है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड फॉर्म ऑफ साइफिलिस। नेज़ल सेप्टम ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होता है याद रखिएगा, लेकिन लेटरल वॉल हमारे नोज़ की भी हो सकती है इन्वॉल्व। अल्सरेशन होगी, डिस्ट्रक्शन होगी हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की। नेज़ल सेप्टम में परफोरेशन हो सकती है जो कि ज़्यादातर बोनी या कार्टिलेजिनस पार्ट में हो सकती है सेप्टम के, ठीक है। और जो इसके नतीजे में सेप्टम क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमारा जो नेज़ल ब्रिज होता है वो सिंक कर जाएगा और सैडल नोज़ की डिफॉर्मिटी हमें साइफिलिस में इसीलिए मिलती है, सेप्टम की परफोरेशन की वजह से या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें साइफिलिस है तो जाहिर सी बात है हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे साइफिलिस के लिए, जैसे कि VDRL, TPHA, NFTA, ये हमें पॉजिटिव मिलेंगे, डिपेंड करता है स्टेज ऑफ डिजीज़ पे। बायोप्सी भी हम करेंगे नेज़ल लीजन की तो हमें डायग्नोसिस कंफर्म होगी जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा ट्रिपोनेमा पैलिडम बाय द स्पेशल स्टेन्स। ट्रीटमेंट यही है साइफिलिस का सेम जिस तरह हम बाकी बॉडी पार्ट्स में अगर हो जाए तो देते हैं। उसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी हमें पता है क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाती है जो माइकोबैक्टीरियम लिप्राई की वजह से होगी। माइकोबैक्टीरिया जो है वो कन्वेड होते हैं नोज़ की तरफ बाय द फिंगर नेल इनोकुलेशन, ठीक है, सेम ही जिस तरह टीबी हो रही थी। तो इसमें डिस्ट्रक्शन हमारे नेज़ल सेप्टम की होगी इन द लेट केस, जिसके नतीजे में सेप्टम परफोरेट कर जाएगा और वही एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी होगी। तो इसको हमें एंटी लेप्रोसी थेरेपी देकर ट्रीट करना है, जैसे डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड एक्सेट्रा। फिर लूपस वल्गैरिस है, ये जब इनोकुलेशन हो जाए ट्यूबरकुल बेसिलाई की
ऑफ द लो वायरुलेंस प्रोबेबली एज अ रिजल्ट ऑफ नोज पिकिंग, उसकी वजह से होगा। अब इसमें भी ट्रीटमेंट सेम है जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द नोज। राइनोस्क्लेरोमा क्या होता है? ये क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है जो कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ऑफ द फ्रिश की वजह से होगा, या क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस की वजह से भी ये राइनोस्क्लेरोमा हो सकता है। तो ये डिजीज़ जो है कुछ इंडेमिक एरियाज़ में प्रिवेलेंट है वर्ल्ड में। 3 इसमें स्टेजेस होते हैं जो डिस्टिंग्विश हुए हैं, एट्रोफिक स्टेज, ट्यूमिफेक्टिव या ग्रेन्युलोमेटस स्टेज, और सिकेट्राइजिंग स्टेज। फर्दर इनकी डिटेल नहीं है, बस इतना इसमें काफ़ी है। नेक्स्ट है वेजिनल ग्रेन्युलोमेटोसिस। वेजिनस ग्रेन्युलोमेटोसिस या ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस एक मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी एटियोलॉजी अभी तक अननोन है, ठीक है। वन ऑफ द एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक जो इसकी एनका के साथ एसोसिएटेड वैस्कुलाइटिक ये डिसऑर्डर होता है वेसल्स का, प्राइमरीली हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को और किडनीज़ को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ये हम रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं ब्लड वेसल्स वाली यूनिट में। तो इसमें जो पेशेंट है ज़्यादातर प्रेजेंट करता है कि उसको परसिस्टेंट नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रहती है, और कभी कभार उसको ब्लड स्टेन नेज़ल डिस्चार्ज आएगा। नेज़ल एग्जामिनेशन में हमें उसके नेज़ल म्यूकोजा थिकेंड मिलेंगे, अल्सरेशन भी मिलेगी और क्रस्ट फॉर्मेशन। अब जिसके क्लिनिकल फीचर है वो बिल्कुल एट्रोफिक राइनाइटिस की तरह होते हैं। साइटोप्लाज्मिक जो एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ होती हैं CN का, ये PR3 के अगेंस्ट डायरेक्टेड होंगी और ये मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जबकि कुछ पेशेंट एक्सप्रेस करेंगे पेरी न्यूक्लियर स्टेनिंग एनका, जिनको हम PN का कहेंगे, ठीक है। CN का एंड PN का, ये PN का माइलो पर ऑक्सीडेज के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो ये हम ज़्यादातर डायग्नोसिस के लिए यूज़ करें। इसके अलावा हम नेज़ल ग्रेनुलेशन की बायोप्सी भी करेंगे तो हमें एपिथेलॉइड नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमेटा मिलेगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलेगी और फोकल वास्कुलाइटिस वेसल्स की इन्फ्लामेशन। कंडीशन को हमने कैसे ट्रीट करना है? हमने हाई डोज सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स के देने जो कि रिजल्ट करेगा रैपिड क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल ला सकती हैं। दैट्स इट। उसके बाद है अगला टॉपिक मिड लाइन लीथल ग्रेन्युलोमा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये मिड लाइन लीथल ग्रेन्युलोमा असल में क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़ नोज़ की होती है, जिसके नतीजे में स्लो और प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही होती है हमारे नोज़ की और मिड फेशियल रीजन की, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबली इसमें मतलब बिल्कुल ही थोड़ी सी लिटिल सिस्टेमिक डिस्टर्बेंस होगी और इसमें कोई भी पल्मोनरी या रीनल इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस हमें नहीं मिलता। मोर रिसेंटली इस कंडीशन को कंसीडर किया गया है मैलिग्नेंट लिम्फोमा की तरह, और ये कंडीशन जो है लोकल रेडियोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। मिड लाइन लीथल ग्रेन्युलोमा। दैट्स इट। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की समरी एंड की पॉइंट्स हैं। हमने देखा कि क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के मोस्ट केसेस जो हैं जब अक्यूट इन्फेक्शन फेल कर जाए टू रिजॉल्व इस वजह से होंगे, तो आगे जाके क्रोनिसिटी हो जाएगी, अक्यूट से क्रोनिक कन्वर्ट होगा। तो इसको हमने क्लासीफाई किया 2 टाइप्स में, पॉलीपोसिस विथ पॉलीपोसिस, विदाउट पॉलीपोसिस। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने कहा रिक्वायर्ड होता है केसेस में जो रिस्पॉन्ड नहीं करते मेडिकल ट्रीटमेंट को। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हमने कहा अब कंसिडर की गई है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सारी जो कन्वेंशनल सर्जरीज होती हैं साइनसेस की वो अब रेयरली एम्प्लॉय की जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन के बारे में हमने पढ़ा नोज़ में और पैरानेजल साइनसेस में कि वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा इंसिडेंस होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। और बाकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स में भी और इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब BCQs हैं। 15-year-old गर्ल केम विद कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। जब हमने एग्जामिनेशन की तो दोनों इसकी नेजल कैविटीज़ जो हैं वो फुल थी फाउल स्मेलिंग क्रस्ट के साथ और उसमें वाइड नेजल कैविटीज़ हो गई थी। तो कौन सा सॉल्यूशन हम इस इंस्टॉलेशन ऑफ नोज में यूज़ कर सकते हैं? तो हम 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन याद रखिएगा यूज़ करते हैं ताकि क्रस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक जो ग्रुप है उसमें प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस ज़्यादा कॉमन है। तो हमने पढ़ा कि फीमेल्स में और स्पेशली प्यूबर्टी के दौरान ये ज़्यादा कॉमन होता है प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस। 22-year-old फीमेल पेशेंट जो कि मेडिकेशंस ले रही है एट्रोफिक राइनाइटिस के लिए सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन उसमें कोई भी रिलीफ नहीं आया सिम्टम्स में। तो कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन हम इसके लिए एज ए ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं? तो हम इसमें यंग्स ऑपरेशन करेंगे। दोनों नोस्ट्रल्स को हम 6 मंथ तक क्लोज रखेंगे। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी ज़्यादातर हमारे राइनाइटिस सिका में अफेक्ट होता है जब ड्राइंग एंड क्रस्टिंग मैक्सिमम होती है? तो हमने डिस्कस किया कि एंटीरियर थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी। एंटीरियर थर्ड ऑफ द नेजल कैविटी में ये ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। ड्राइंग एंड क्रस्टिंग मैक्सिमम होती है। फिर 28-year-old मैन जो कि रिसेंटली डायग्नोज हुआ विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस केम विद कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड स्टेन्ड नेजल डिस्चार्ज। जब हमने इसकी एग्जामिनेशन की तो हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिला और म्यूकोजा अल्सरेटेड था नेजल सेप्टम की जगह पे। तो उसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है? तो इसमें हमारे पास है
ए ऑप्शन। फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिक एंड डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू हम बायोप्सी करते हैं। एंट्रल वॉश आउट जो है 22 ईयर ओल्ड में मेल पेशेंट में प्लान किया गया। तो कौन सी जो डायरेक्शन है ट्रोकार और कैनुला की हम यूज़ करेंगे वाइल परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर। तो उसमें याद रखिएगा हम आउटर कैंथस ऑफ आई से ये करते हैं, ठीक है, या फिर टुवर्ड द इप्सिलेटरल ट्रैगस। FESS किस चीज़ की एब्रीवेशन है, हमने डिस्कस किया, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। कार्लवेल लक ऑपरेशन प्लान किया गया 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट में। तो इसमें से कौन सी इंसीजन हम यूज़ करेंगे इस ऑपरेशन के लिए। हमने पढ़ा कि सब लेबियल हम हॉरिजॉन्टल इंसीजन देते हैं, लेटरल इंसाइजर से लेके सेकेंड मोलर टूथ तक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ टेलीस्कोप आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। 0, 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। इन फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ नेजल पॉलिप। तो हम इसमें माइक्रो डीब्राइडर यूज़ कर रहे थे पॉलिप को रिमूव करने के लिए। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से एपिस्टैक्सिस चैप्टर 26 स्टार्ट करेंगे।